आज के लेक्चर में हम सिंक्रोनाइजेशन से रेलेवेंट डिटेल्स पढ़ेंगे। हमने काफी सारी पिछले टॉपिक्स जब डिस्कस किए थे, स्पेसिफिकली हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जब डिस्कस किया, हमने रेस कंडीशन से रेलेवेंट डिस्कशन की, तो वहां हमें प्रोसेसेस के दरमियान, क्योंकि हमारे पास शेयर्ड मेमोरी होती है और शेयर्ड मेमोरी में एक से ज्यादा प्रोसेस बेसिकली एक वक्त में उस मेमोरी को यूज कर रहे होते हैं, तो इन प्रोसेसेस के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये प्रोसेस आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। हमें ब्रेस कंडीशन से रेलेवेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स जब हम रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, और रिसोर्सेज को एक्सेस करने वाले प्रोसेसेस अगर आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है तो डेफिनेटली हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करनी है। कुछ आउटलाइन डिस्कस कर लें कि आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हमारा आउटलाइन क्या होगा। हमने सिंक्रोनाइजेशन से रेलेवेंट कुछ बैकग्राउंड स्टडी डिस्कस करनी है। हमने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। जब एक से ज्यादा प्रोसेसेस बेसिकली हमने क्रिटिकल सेक्शन अपने लिए डिफाइन करना है, और जब ये प्रोसेसेस उन क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करेंगे तो कितना सिंक्रोनाइजेशन इन प्रोसेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने पीटरसन सॉल्यूशन को यूज करना है। पीटरसन सॉल्यूशंस में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी रह जाएंगी और फिर भी प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होगी, तो हम हार्डवेयर सपोर्ट और देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन के लिए। हमने म्यूटेक्स लॉग्स को देखना है, हमने सेमाफोर्स को देखना है, हमने मॉनिटर्स को देखना है, हमने लाइवनेस को देखना है, और एट द एंड ऑफ द डे हमने एवेल्युएशन करनी है। तो ये पूरे चैप्टर का आउटलाइन है। हम इस लेक्चर को बेसिकली स्प्लिट करेंगे। मे बी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ पहले 3-4 कंटेंट्स ही डिस्कस करें, फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी फिर वो हार्डवेयर सपोर्ट फॉर सिंक्रोनाइजेशन के लिए होगी, म्यूटेक्स के लिए होगी और सेमाफोर्स के लिए होगी। तो हमने इसे स्प्लिट करना है ताकि हम विद एग्जांपल्स हर एक कंसेप्ट को काफी डिटेल से देख सकें। अब ऑन द बेसिस ऑफ दोज आउटलाइंस हमने अपने लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट करने हैं कि इस चैप्टर में एट द एंड ऑफ द डे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमें आना चाहिए कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है क्या, हम उसे प्रॉपरली, क्योंकि हम उसे जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो उसके सोल्यूशन की तरफ हम नहीं जा सकते। और हमने रेस कंडीशन को देखना है कि रेस कंडीशन क्यों ऑकर होती है क्रिटिकल सेक्शन में हमारे पास। इलस्ट्रेट हार्डवेयर सॉल्यूशंस, हमने बहुत सारी सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब ऑकर हो गई है तो कुछ हार्डवेयर सॉल्यूशंस हैं हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को डील करने के लिए। उसमें मेमोरी बैरियर्स हम पढ़ेंगे, हम कंपेयर एंड स्वैप टेक्निक ऑपरेशंस पढ़ेंगे, हम एटॉमिक वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने म्यूटेक्स लॉग्स को डिस्कस करना है, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। हमने सेमाफोर्स को देखना है, हमने मॉनिटर्स को देखना है। अब ये वो सारे टेक्निक्स हैं जो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस, एक प्रोसेस, मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं जो क्रिटिकल सेक्शन को एक ही वक्त में एक्सेस करेंगे, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होती हैं, तो डेफिनेटली हमने सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स को यूज करके प्रोसेसेस को आपस में सिंक्रोनाइज्ड करना है। उसके बाद हमने कुछ टूल्स एवेल्युएट करने हैं जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को मिटिगेट कर सकें किसी न किसी तरह। तो ये बेसिकली हमारे एज अ होल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने इस पर्टिकुलर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हमने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। अब अगर बैकग्राउंड स्टडी थोड़ी सी आप देखें प्रोसेसेस के लिए, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोसेस बेसिकली कंकरेंटली एग्जीक्यूट होते हैं। एक ही वक्त में बहुत सारे प्रोसेसेस बेसिकली रन हो रहे होते हैं। तो जब ये सारे के सारे प्रोसेस एक ही वक्त में रन हो रहे होते हैं तो डेफिनेटली इन्हें रिसोर्सेज की भी जरूरत होती है। रिसोर्सेज से मुराद बेसिकली आपकी मेमोरी भी है, क्योंकि शेयर्ड मेमोरी है। रिसोर्सेज से मुराद कुछ ऐसे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जिन्हें तमाम प्रोसेसेस को बाज़-औक़ात जरूरत होती है। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स हमें आने वाली है। मे बी इंटरप्टेड एट एनी टाइम, ये भी हो सकता है कि ये जो लेट सपोज P1 प्रोसेस हमारे पास रन हो रहा है, P2 प्रोसेस हमारे पास रन हो रहा है, P3 प्रोसेस हमारे पास ये हो रहा है, इसमें P1 और P2 जब एग्जीक्यूट हो रहे थे तो उस वक्त इंटरप्ट भी ऑकर हुई है। कोई इनपुट आउटपुट की इसे जरूरत पड़ गई थी, कोई सेकेंडरी स्टोरेज से किसी फाइल से इनपुट लेने की जरूरत इसे पड़ गई थी, कोई सिस्टम कॉल अकर हुई है, कोई सिस्टम जनरेटेड प्रॉब्लम अकर हो गई है।
तो हमने उसे भी कैटर करना है। तो मे बी इंटरप्टेड एट एनी टाइम, पार्शियली कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन, जब प्रोसेस बेसिकली एग्जीक्यूशन के दौरान में इंटरप्ट किया जाता है तो डेफिनेटली वो अभी एग्जीक्यूशन अपनी कंप्लीट तो नहीं कर चुका होता ना, तो उसकी एग्जीक्यूशन पार्शियली कंप्लीट होती है। तो आपने उसकी स्टेट भी मेंटेन रखनी है, आपने इन्हें सिंक्रोनाइज्ड भी रखना है। तो ये सारे जो पिछले टॉपिक्स हमारे थे आपने जहन में लाने हैं। concurrent access to shared data may result in data inconsistency। बाज़ औक़ात आपके पास कुछ शेयर डेटा पड़ा होता है आपके मेमोरी में और आपके मुख्तलिफ प्रोसेसेस एक ही फाइल को एक्सेस करते हैं। जब आपके मुख्तलिफ प्रोसेसेस एक ही डेटा को एक्सेस करें, एक ही शेयर्ड डेटा को एक्सेस करने जाते हैं, एक ही फाइल को एक्सेस करने जाते हैं, तो बाज़ औक़ात हो सकता है कि P1 प्रोसेस उस पर्टिकुलर फाइल में कुछ अपडेशन करे, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे P2 प्रोसेस को पुराना डेटा ही नजर आ रहा हो। तो इससे डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है कि एक प्रोसेस के लिए सेम फाइल कुछ और बिहेवियर शो कर रहा है और उसी प्रोसेस के लिए वही पर्टिकुलर फाइल किसी दूसरे प्रोसेस के लिए वो पर्टिकुलर फाइल कोई डिफरेंट डेटा शो कर रहा है। तो इसे कहते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। हमने इसे भी देखना है क्योंकि ये प्रोसेसेस जब तक सिंक्रोनाइज नहीं है तो डेटा इनकंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम रहेंगे। मेंटेनिंग डेटा कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स मैकेनिज्म। अब हमें किसी न किसी मैकेनिज्म की जरूरत है टू इंश्योर द ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। अब ये प्रोसेसेस इसका एक दूसरे के साथ इस लेवल पे कोऑपरेशन होना चाहिए, इस लेवल पे ये सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए कि ये डेटा इनकंसिस्टेंसी ओकर ही ना हो। तो अगर ये आपस में सिंक्रोनाइज्ड होंगे तो एक प्रोसेस का चेंज, एक प्रोसेस अगर किसी शेयर्ड फाइल में चेंज करेगा तो दूसरे फाइल को उस चेंज के बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। अगर अगर एक प्रोसेस उस पर्टिकुलर फाइल में चेंज करेगा तो तीसरे प्रोसेस को उस पर्टिकुलर अपडेटेड डेटा के बारे में बता दिया जाएगा। तो ये सिंक्रोनाइजेशन के फायदे हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 4 में काफी सारे प्रॉब्लम्स जो हमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जब हमने पढ़ा वो भी सिंक्रोनाइजेशन ना होने की वजह से था। तो हम बेसिकली यहाँ क्या कंसिडर करेंगे, हम बाउंडेड बफर प्रॉब्लम विद यूज ऑफ अ काउंटर। हमने बाउंडेड बफर प्रॉब्लम को ऑलरेडी पढ़ा था और हमने उसके लिए काउंटर वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज अपडेटेड concurrently by producer and consumer। तो अगर आपको फोर्थ चैप्टर में प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर का कंसेप्ट अभी तक याद है तो हमने बाउंडेड बफर प्रॉब्लम में बेसिकली एक काउंटर इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, वो काउंटर किसी हद तक बेसिकली प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम को रिमूव कर रहा था, लेकिन फिर भी हम रेस कंडीशन की तरफ जा रहे थे। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको अगर नहीं भी पता तो आप पुराने लेक्चर्स को पढ़ें, वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। आपको लाजमी इस लेक्चर को हम अच्छे तरीके से तब कर पाएंगे जब आपको बाउंडेड बफर प्रॉब्लम का पता होगा, जब आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर के प्रोसेसेस का पता होगा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का पता होगा, उसकी वजह से जो रेस कंडीशन अकर होती है वो चीजें सारी की सारी पता होंगी, तो फिर हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। अब अगर रेस कंडीशन को अगर आप देखें तो थोड़ा सा इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैंने डिपिक्ट करने की कोशिश की है। लेट्स सपोज हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, एक P0 है और एक P1 है। ये दोनों प्रोसेसेस एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब हमने एक सिस्टम कॉल पढ़ी थी, अगर आप याद करें थर्ड चैप्टर में आई थिंक, कि सिस्टम कॉल को क्रिएट करने के लिए प्रोसेसेस बेसिकली एक सिस्टम कॉल यूज करती है, चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर, जब भी कोई प्रोसेस P0 प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करती है तो वो एक सिस्टम कॉल बेसिकली यूज कर रही होती है और उस सिस्टम कॉल को क्या कहते हैं, फॉर्क। तो फॉर्क एक सिस्टम कॉल है जो कि प्रोसेसेस चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। अब रेस कंडीशन के प्रॉब्लम को यहां डिस्कस करते हैं। देखें, P0 प्रोसेस ने एक चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करना चाहा, ठीक है। P1 प्रोसेस ने फॉर्क के मदद से एक चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करना चाहा। लेट्स सपोज आपके पास एक सिस्टम शेयर्ड प्रोसेस आईडी अवेलेबल है। डेफिनेटली जब ये चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेंगे तो उस चाइल्ड प्रोसेस को प्रोसेस आईडी तो मिलेगी ना। तो एक वेरिएबल हमारे पास होता है, कर्नल वेरिएबल उसे कहते हैं, नेक्स्ट अंडरस्कोर
और सेम टाइम पे पी नॉट प्रोसेस ने भी चाइल्ड प्रोसेस। अब ये प्रोसेस बेसिकली ये वेरिएबल क्या करता है कि नेक्स्ट अवेलेबल प्रोसेस आईडी प्रोवाइड करता है किसे, किसी भी प्रोसेस को, चाहे आप मेन प्रोसेस क्रिएट करें चाहे आप सब प्रोसेस क्रिएट करें, ठीक है। तो ये कर्नल वेरिएबल है बेसिकली। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस आईडी अवेलेबल थी, सेम टाइम पे फॉक की मदद से पी नॉट ने भी चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करना चाहा, सेम टाइम पे P1 प्रोसेस ने फॉक की मदद से एक चाइल्ड प्रोसेस अपना क्रिएट करना चाहा, दोनों ने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। ये रिक्वेस्ट जब आपके, तो अब अगर हम देखें रेस कंडीशन ऑन कर्नल वेरिएबल नेक्स्ट अवेलेबल पी आईडी, क्योंकि एक ही आईडी अवेलेबल थी और ये आईडी बेसिकली अवेलेबल थी और इन दोनों प्रोसेसेस ने चाइल्ड प्रोसेस को एक वक्त में क्रिएट करने की कोशिश की फॉक की मदद से, ठीक है। तो अगर ये प्रोसेसेस आपस में सिंक्रोनाइज्ड, हम एज्यूम करते हैं कि प्रोसेस आपस में सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट अवेलेबल आईडी इन दोनों प्रोसेसेस को दे दी जाएगी। देखें P1 प्रोसेस ने जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया उसे भी 2615 मिल गया और P नॉट प्रोसेस ने जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने जा रहे हैं उसे भी 2615 मिल गया, ठीक है। अनलेस देयर इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट P नॉट एंड P1 फ्रॉम एक्सेसिंग द वेरिएबल, या तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि P0 और P1 को एक वक्त में इस पर्टिकुलर लोकेशन को शेयर करने से रोके। कौन सी लोकेशन से? जो कर्नल वेरिएबल है बेसिकली नेक्स्ट अवेलेबल प्रोसेस आईडी। It is basically the same process ID that could be assigned to two different processes. अब ये क्यों रेस कंडीशन हमारे पास occur हो रही है? ये रेस कंडीशन हमारे पास इसलिए occur हो रही है क्योंकि प्रोसेसेस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। जब तक ये सिंक्रोनाइज नहीं रहेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारे पास occur होगी। अब देखते हैं थोड़ा कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। लेट सपोज हमारे पास n प्रोसेसेस हैं और उन n प्रोसेसेस को मैंने बेसिकली डिपिक्ट किया है P0, P1 अप टू Pn-1 तक। ओके, नाउ ईच प्रोसेस हैज क्रिटिकल सेक्शन सेगमेंट ऑफ कोड। हर प्रोसेस का अपना एक क्रिटिकल सेक्शन होता है उस पर्टिकुलर एरिया को एक्सेस करना। अब हम उसे थोड़ा डिटेल से देखते हैं। प्रोसेस में बी चेंजिंग कॉमन वेरिएबल्स, बाज़ औक़ात प्रोसेस को कुछ वेरिएबल्स चेंज करने पड़ जाते हैं, टेम्पररी वेरिएबल इन्वॉल्व करना पड़ जाता है, बाज़ औक़ात प्रोसेसेस को अपने रिपोजिटरीज अपडेट करना पड़ जाती हैं, बाज़ औक़ात प्रोसेसेस को कुछ कंटेंट्स राइट करना पड़ जाते हैं, सेव करना पड़ जाते हैं। व्हेन वन प्रोसेस इज इन क्रिटिकल सेक्शन, जब एक प्रोसेस हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन में होगा, यानी ऐसे सेक्शन में जहां वो ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर रहा हो, जहां वो शेयर्ड रिपोजिटरी को चेंज कर रहा हो, जहां वो किसी एक ही शेयर्ड स्लॉट पे कोई कंटेंट राइट करने की कोशिश कर रहा हो, वो क्रिटिकल सेक्शन में बेसिकली आते हैं। जब एक प्रोसेस हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन में होता है तो होना ये चाहिए कि नो अदर प्रोसेस में बी इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी और प्रोसेस को अलाउ ही ना करो कि वो उस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकें। तो इससे हमारी प्रॉब्लम किसी हद तक सॉल्व हो जाती है। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या करता है, इज टू डिजाइन प्रोटोकॉल टू सॉल्व दिस। नाउ ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसा प्रोटोकॉल डिजाइन करे कि वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब हमारे पास 3 सेक्शंस आते हैं जब हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की बात करते हैं। एक हमारे पास एंट्री सेक्शन होता है जहां से हमारा P0 प्रोसेस बेसिकली इंटर हो रहा होता है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो ये हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन है जहां में भी वो शेयर्ड वेरिएबल को अपडेट करे, जहां में भी वो शेयर्ड रिपोजिटरी को एक्सेस करे, जहां में भी वो एक ऐसे शेयर्ड फाइल को अपडेट करने की कोशिश करे जो सबके लिए हो, बेसिकली एक से ज्यादा प्रोसेसेस के लिए हो। तो एंट्री सेक्शन मीन के आपने उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना है, ठीक है। एग्जिट सेक्शन मीन जब आप अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर लो तो फिर आपने उस पर्टिकुलर सेक्शन से बाहर भी तो निकलना है, क्योंकि आप अगर बाहर नहीं निकलोगे तो कोई दूसरा प्रोसेस उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हमने कुछ इस तरह की सिंक्रोनाइजेशन करनी है कि जब एक प्रोसेस इस क्रिटिकल सेक्शन में इन हो तो हम किसी तरह और प्रोसेसेस को इंटीमेट कर दें कि अब आप इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इन क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते। और जब आप इस क्रिटिकल सेक्शन पे अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके इसे लीव करें
तो उस वक्त ये क्रिटिकल सेक्शन ओपन हो जाए बाकी प्रोसेसेस के लिए, और जब आप एग्जिट कर लो इस सेक्शन से तो फिर रिमाइंडर सेक्शन आपका बच जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह की कुछ फंक्शनैलिटीज हमने परफॉर्म करनी है, और विद एग्जांपल्स हमने उसे डिटेल से देखना है कि हम किस तरह परफॉर्म करते हैं उसे। ओवरऑल ये जो पिछले स्लाइड पे हमने डिस्कशन किए थे, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्ट्स की सूरत में मैंने बताने एक स्ट्रक्चर उसे प्रोवाइड किया गया है। मैंने लूप को ट्रू कर दिया है। आप बॉडी में जब भी कोई प्रोसेस बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है तो ये बेसिकली उसका एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट के बाद वो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। क्रिटिकल सेक्शन में जो भी फंक्शनैलिटी उसने परफॉर्म करनी है उसके बाद एग्जिट करेगा वो। जब वो एग्जिट कर लेगा तो रिमाइंडर सेक्शन आपके पास फिर आ जाएगा, वहां अपनी फंक्शनैलिटीज वो परफॉर्म कर सकता है। रिमाइंडर सेक्शन मीन कि ये शेयर्ड सेक्शन, ये क्रिटिकल सेक्शन नहीं है। क्रिटिकल सेक्शन तो ऐसा सेक्शन है हमारे पास जहां बेसिकली एक से ज्यादा प्रोसेसेस बेसिकली एक वक्त में उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा और विद एग्जांपल्स हम एलैबोरेट करते हैं। जब हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो उसकी सॉल्यूशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इन तीनों को आपने जहन में रखना है और अपने फिंगर टिप्स में रखना है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको यह कहता है कि इफ प्रोसेस पी is executing in its critical section, let's suppose अगर एक प्रोसेस P of I ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है, किसी शेयर्ड फाइल को उसने एक्सेस किया हुआ है, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस किया हुआ है। लेट्स सपोज P of I एक प्रोसेस है जो कि ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे then no other processes can be executing in their critical sections. उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो एक तो हमने देखना है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम 100% फॉलो करें, हमारा सिस्टम फॉलो करे बेसिकली। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको ये कह रहा है कि अगर एक प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है, अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई दूसरा प्रोसेस इस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता, इस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो एक तो ये चीज हमने मेक श्योर करनी है। सेकंड वन इज प्रोग्रेस। बेसिकली इफ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, अगर कोई ऐसा मोमेंट है कि क्रिटिकल सेक्शन को किसी भी प्रोसेस ने यूज नहीं कर रहा उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, एंड देयर एग्जिस्ट सम प्रोसेसेस, और हमारे पास कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो क्रिटिकल सेक्शन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। इस बात को समझें। बेसिकली लेट्स सपोज हमारे पास कोई प्रोसेस भी इस वक्त क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, इन अदर वर्ड्स क्रिटिकल सेक्शन को यूज नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए वेट कर रहे हैं, then the selection of the processes that will enter the critical section next cannot be postponed indefinitely. तो क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस भी नहीं है, दूसरी तरफ हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस क्यू में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन को ज्वाइन करने के लिए। तो हमारे सिस्टम को इन प्रोसेसेस को इनडेफिनेटली पोस्टपोन नहीं करना, इनडेफिनेटली वेटिंग स्टेट में नहीं रखना। अगर क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस नहीं है तो इन प्रोसेसेस में से किसी एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ कर देना चाहिए ताकि वो क्रिटिकल सेक्शन में अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे, जो भी वो करना चाहे। तो प्रोग्रेस को आपने जहन में रखना है। मैं सिंपल वर्ड्स में दोबारा प्रोग्रेस को एक्सप्लेन करता हूं कि अगर इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने का वेट कर रहे हैं, तो हमने इनडेफिनेटली पोस्टपोन नहीं करना, हमने वैसे ही वेट नहीं कराना उन प्रोसेसेस को। ठीक है, ये चीजें आपने जहन में रखनी है। थर्ड वन इज बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड से रेलेवेंट काफी सारे डिस्कशन हम अपने प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाले चैप्टर में कर चुके हैं। तो बाउंडेड वेटिंग आपको क्या कहता है? बाउंडेड वेटिंग आपको क्या कहता है? A bound must exist on the number of times that other processes are allowed to enter their critical sections. यानी ये आप बाउंड कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक प्रोसेस बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है। आफ्टर अ प्रोसेस हैज मेड अ रिक्वेस्ट टू एंटर अ क्रिटिकल सेक्शन, डेफिनेटली एक प्रोसेस ने सबसे पहले रिक्वेस्ट करनी है
कि मैं क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाह रहा हूं, ठीक है, तो आपने बाउंडेड वेटिंग में ये चीज देखनी है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स बेसिकली ये रिक्वेस्ट कर चुका है क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए, ठीक है, ये आपने रिक्वेस्ट ग्रांट करने से पहले ये चीज देखना होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में अगर एक प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है तो कोई और प्रोसेस उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता। प्रोग्रेस में अगर कोई भी क्रिटिकल सेक्शन को इस टाइम कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो हमें वो, और दूसरी तरफ हमारे पास कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि वेट कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए, तो हमें उसे इनडेफिनेटली पोस्टपोन नहीं करना, हमने इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट नहीं करवाना। बाउंडेड वेटिंग में हमने देखना है कि एक प्रोसेस जो रिक्वेस्ट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए वो कितना नंबर ऑफ टाइम्स बेसिकली ऑलरेडी अलाउ कर चुके हैं, हम उसे क्रिटिकल सेक्शन में उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर चुके हैं। तो ये तीनों चीजें हमने आगे बेसिकली अप्लाई करनी है, हमने देखना है, हमने इसे अचीव करना है। हम देखते हैं कि हम इसे कैसे अचीव कर पाते हैं। नाउ अब अगर हम यहां देखते हैं कि अब बेसिकली आपको यहाँ कुछ इंटरप्ट बेस्ड सॉल्यूशंस नजर आ रहे हैं। इंटरप्ट बेस्ड सॉल्यूशंस बेसिकली आपके सामने तो मैं सॉल्यूशन ले आया हूँ, लेकिन कुछ सेक्शंस हैं जो हमने डिफाइन करना है। जिस तरह हमारे पास एक एंट्री सेक्शन है, हम ऑलरेडी उसे पढ़ चुके हैं। एक हमारे पास एग्जिट सेक्शन है। एंट्री सेक्शन में बेसिकली हमने ये देखना है कि जब भी कोई प्रोसेस बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो तो उस वक्त हम सारे इंटरप्ट्स अपने डिसेबल कर दें। इंटरप्ट्स डिसेबल करने का फायदा ये है कि हम अब ऑलरेडी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो किसी दूसरे प्रोसेस की तरफ से इंटरप्ट ही ना होकर हो, कोई रिक्वेस्ट ही एंटरटेन ना की जाए क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए। तो इस तरह हम बच सकते हैं किसी दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन की एक्सेस देने पे, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोसेस हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन में रन हो रहा है। दूसरा हमारे पास एग्जिट सेक्शन है। जब हम एक प्रोसेस एंट्री कर चुका है क्रिटिकल सेक्शन में और अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर चुका है तो उसके बाद जब वो एग्जिट करेगा इस क्रिटिकल सेक्शन से, जिसे एग्जिट सेक्शन कहते हैं, तो उस वक्त हमने इंटरप्ट्स को इनेबल कर देना है। अब हम इनेबल कर देंगे, अब वो प्रोसेस जो कि ऑलरेडी वेट कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए, तो उनकी इंटरप्ट्स को एंटरटेन किया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि साथ साथ जहन में आते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या एंटरटेन कर पाएगा हमारा सिस्टम। व्हाट इफ द क्रिटिकल सेक्शन n is code that runs for an hour? Let's suppose एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इन हुआ है और वो कोड था जिसने घंटों रन होना है। आप इस क्वेश्चन को सुने, व्हाट इफ द क्रिटिकल सेक्शन इज कोड, अगर क्रिटिकल सेक्शन में जो प्रोसेस इन हुआ है पिछली मर्तबा वो एक ऐसा कोड था जिसने घंटों रन होना है, तो इस तरह तो बाकी सारे प्रोसेस इनडेफिनेट टाइम के लिए वेट करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा? इन क्वेश्चंस को आपने प्लीज जहन में रखना है, क्योंकि आगे आने वाले स्लाइड्स में हमने इसका सोल्यूशन ढूंढना है। एक प्रोसेस तो ऐसा, कोई ऐसी सिमुलेशन हो सकती है, कोई ऐसा मशीन लर्निंग का, कोई ऐसा डीप लर्निंग का स्निपेट हो सकता है जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं हम उस पे, जो कि लर्निंग परफॉर्म कर रहा है। तो अगर वो घंटों रन हो रहा है तो बेसिकली बाकी सारे प्रोसेस तो स्टॉप स्टेट में चले जाएंगे, स्टार्विंग में चले जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, कैन सम प्रोसेसेस स्टार्व? क्या कुछ प्रोसेसेस स्टार्विंग स्टेट में चले जाएंगे, यानी उन्हें बहुत देर तक अगर क्रिटिकल सेक्शन नहीं मिल रहा तो इट मींस वो स्टार्विंग स्टेट में होंगे, नेवर इंटर इन देयर क्रिटिकल सेक्शन। थर्ड क्वेश्चन ये, व्हाट इफ देयर आर टू सीपीयूज? तब क्या होगा जब हमारे पास एक से ज्यादा सीपीयूज एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने जहन में रखने हैं और इसके सॉल्यूशंस आपके सामने इस पर्टिकुलर स्लाइड पे अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन काफी सारे सॉल्यूशंस को। अब ओवरऑल अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो टू प्रोसेस सॉल्यूशन हमारे पास इसका मौजूद है। इनिशियल सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, डेफिनेटली इसमें भी लूप होल्स होंगे जो हमने आगे डिस्कस करने हैं। एज्यूम द लोड एंड स्टोर मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर एटॉमिक। लेट्स सपोज हमारे पास दो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है,
एक लोड की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है और एक स्टोर की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। और ये दोनों की दोनों मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एटॉमिक हैं। एटॉमिक का मतलब ये है कि ये अनइंटरप्टेड है। जब ये इंस्ट्रक्शंस रन हो रही होती हैं तो कोई दूसरी इंस्ट्रक्शन इन्हें इंटरप्ट नहीं कर सकता। दैट इज कैन नॉट बी इंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड है। नाउ द टू प्रोसेस शेयर वन वेरिएबल। हम फर्दर एज्यूम करते हैं कि ये दोनों प्रोसेसेस, एक लोड का प्रोसेस और एक स्टोर का प्रोसेस, एक ही वेरिएबल यूज कर रहा है जिसे क्या कहेंगे, टर्न। ठीक है, अब टर्न वेरिएबल की फंक्शनैलिटी क्या है? द वेरिएबल टर्न इंडिकेट्स whose turn it is to enter the critical section। टर्न बेसिकली ये डिफाइन करेगा कि क्या लोड ने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना है या स्टोर ने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना है। तो हमने बेसिकली मल्टीपल प्रोसेसेस हैं हमारे पास, इन प्रोसेसेस को एक शेयर्ड वेरिएबल के साथ हमने लिंक कर दिया है। वो शेयर्ड वेरिएबल जस्ट एक टोकन का काम कर रहा है। ठीक है, वो शेयर्ड वेरिएबल या टोकन जिस पर्टिकुलर प्रोसेस के पास होगा वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकेगा और दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होगा। अब इनिशियली क्या होगा? द वैल्यू ऑफ टर्न इज सेट टू आई। आई कोई भी वेरिएबल हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इनिशियली हमने बेसिकली टर्न की वैल्यू आई के अगेंस्ट सेट कर दी है। हम इसे आगे देखते हैं थोड़ा और डिटेल से। इसी फर्दर जिसको एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक्सप्लोर किया गया है कि वाइल टर्न, ये तो हमने ट्रू कर दिया है। हम बेसिकली लूप की बॉडी में जाना चाहते थे। अब क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए एक कंडीशन है कि टर्न इज इक्वल टू जे। जे कोई भी वैल्यू है जो कि प्रोसेस से बेसिकली एफिलिएटेड है। अगर टर्न बेसिकली किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के सबस्क्रिप्ट के बराबर हो गया तो आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो। ठीक है, अदरवाइज आप बेसिकली जे वैल्यू जो होगी वो टर्न के बराबर हो जाएगी और आप रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट करने लगेंगे। इसे थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं अगर आपको इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम से समझ ना आई हो, क्योंकि काफी सारी चीजें यहाँ एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो मे भी आपके जहन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो इससे रेलेवेंट। अब अगर आप यहां देखते हैं तो म्यूचुअल एक्सक्लूशन इज प्रिजर्व्ड। म्यूचुअल एक्सक्लूशन आपको क्या कहता था? आप जरा इसे पॉज करें और खुद सोचें कि हमने म्यूचुअल एक्सक्लूशन का कंसेप्ट क्या पढ़ा था। म्यूचुअल एक्सक्लूशन हमें यह कहता था कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया है तो कोई दूसरा प्रोसेस उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकता। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। पी आई कोई भी एक प्रोसेस है इंटर्स क्रिटिकल सेक्शन ओनली इफ, अब अगर पिछले एल्गोरिथम के मुताबिक देखें तो पी आई क्रिटिकल सेक्शन में तब इंटर हो सकता है जब आई इज इक्वल टू टर्न हो। जब आई का टर्न हो तो फिर इंटर होगा ना। जाहिर बात है, आई का टर्न अगर नहीं आएगा तो पी आई प्रोसेस तो इंटर ही नहीं हो सकता। अब टर्न क्या हो सकता है? टर्न कैन नॉट बी बोथ 0 एंड 1 एट द सेम टाइम। टर्न या तो 0 होगा या 1 होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में टर्न 0 भी हो हमारे पास और एक ही वक्त में टर्न हमारे पास 1 भी हो। म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हमने देख ली, हमने बेसिकली इस प्रोसेस को सॉल्व भी करने की कोशिश की। लेकिन व्हाट अबाउट प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट, व्हाट अबाउट बाउंडेड वेटिंग रिक्वायरमेंट? तो हमने अब इसी प्रॉब्लम के लिए, इसी क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने की वजह से जो प्रॉब्लम अकर हुई है उसके लिए प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट को भी देखना है। प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट ये कहता है कि अगर क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस ही नहीं है और काफी सारे प्रोसेसेस ऑलरेडी वेट कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में आने का, तो उन प्रोसेसेस को इंडेफिनेटली पोस्टपोन नहीं करना हमने। और बाउंडेड वेटिंग क्या करेगा कि हम एक स्पेसिफिक नंबर एसोसिएट करें कि रिक्वेस्ट करने से पहले जो क्रिटिकल से जो प्रोसेसेस बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना फ्रीक्वेंटली क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कितना फ्रीक्वेंटली वो पहले यूज कर चुके हैं क्रिटिकल सेक्शन को। तो ये दोनों चीजों के लिए अब हमने इसे फर्दर एलेबोरेट करना है कि प्रोग्रेस की रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्या वो फिजिबल साबित हो सकती है। ये टर्न वाले पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए क्या ये पर्टिकुलर एल्गोरिथम जो हमने पढ़ा है जिसमें टर्न इंट्रोड्यूस किया है हमने, ये प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट के लिए भी फिजिबल है और क्या ये बाउंडेड वेटिंग रिक्वायरमेंट के लिए भी विजिबल है? तो ये चीजें थोड़ा बहुत हमने आगे डिस्कस करनी है। अब हम सबसे पहले इसे प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट के लिए देखते हैं कि प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट में क्या ये टर्न वाला एल्गोरिथम क्या फिजिबल रहेगा।
तो प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट थोड़ा सा रिकॉल करें, पॉज करें इस वीडियो को और पॉज करके थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें कि प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट क्या था। प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट ये कहता है कि आपके क्रिटिकल सेक्शन में अगर कोई भी प्रोसेस नहीं है और दूसरी तरफ बहुत सारे प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए, तो हमने अलाउ करना है उन्हें, ठीक है ना। हमने उसे इनडेफिनिट वेट नहीं करवाना, हमने इनडेफिनिटली उन्हें पोस्टपोन नहीं करना। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ टर्न। In the given solution, a process Pi enters the critical section when turn is equal to I. जो हमारे पास solution था, तो कोई भी process तब enter हो सकता है critical section में जब हमारे पास turn is equal to I हो, ठीक है। ये चीज जहन में रखनी है। If Pi finishes its critical section and Pj is waiting, let's suppose Pi ने अपना critical section finish कर दिया है और Pj already wait कर रहा है, क्योंकि हम प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो हमने वेटिंग स्टेट में जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं उनका जिक्र करना है। एंड पीजे इज वेटिंग, टर्न मस्ट इवेंचुअली स्विच टू जे फॉर पीजे टू प्रोसीड। अब टर्न ने लाजमी है कि वो स्विच करे जे की तरफ। टर्न इज इक्वल टू जे होगा तो पीजे एंटर हो सकेगा ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछले वाला एल्गोरिदम कोई ऐसा मैकेनिज्म आपको नहीं प्रोवाइड करता कि वो टर्न को टाइमली अपडेट करेगा, टर्न को टाइमली टिल्ट करेगा जे की तरफ। ऐसी कोई उस एल्गोरिदम में, वो एल्गोरिदम हमने पढ़ा है ना अभी पिछली स्लाइड पे, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि वो पीछे जाके बेसिकली टर्न इज इक्वल टू आई था और वो जे को बड़ा टाइमली, जब भी आई का टर्न खत्म हो तो वो जे की तरफ टर्न हो जाए। तो there is no mechanism in the solution description to ensure that turn will be updated when a process completes. If the current process Pi does not relinquish the turn, अगर process basically turn को relinquish करने का मतलब ये है कि turn को basically change ही value ना करने दे, ठीक है, या turn को update ही ना करने दे, तो Pj will be blocked indefinitely. It means कि पिछले एल्गोरिदम के जरिए मैं प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट को एफिशिएंटली सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में जिसमें हमने टर्न इन्वॉल्व किया। अब हम देखते हैं कि बाउंडेड वेटिंग रिक्वायरमेंट्स, वो पर्टिकुलर एल्गोरिदम जो टर्न वाला है, वो बाउंडेड वेटिंग रिक्वायरमेंट को किस तरह डील करता है। तो ensures that no process will wait indefinitely to enter its critical section. In other words, अगर आप bounded waiting requirement को थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करें, पिछले स्लाइड्स पे जाएं और बाउंडेड वेटिंग रिक्वायरमेंट को पढ़ें, तो उसका मतलब यही था that no process will wait indefinitely. कोई भी process indefinite amount of time के लिए wait नहीं करेगा, हमने नहीं डालना critical section में enter होने के लिए। In other words, there must be a bound on the number of times, हमने number of times पे bound लगाना है, other processes can enter their critical sections before a waiting process gets entered. तो ये चीज आपने लाजमी थोड़ा पॉज करें इस वीडियो को और इस पर्टिकुलर लाइंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर हम एनालिसिस करें बाउंडेड वेटिंग रिक्वायरमेंट का, तो हम इस सोल्यूशन पे पहुंचेंगे कि टर्न यहां भी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। द सॉल्यूशन लैक्स एनी मैकेनिज्म टू इन्फोर्स फेयरनेस और लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स। क्या हमने एल्गोरिदम में कोई ऐसी चीज पढ़ी है कि टर्न पे कोई लिमिट लगाओ या कोई ऐसा फ्लैग वेरिएबल हो जो कि बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स को या लिमिट को इन्फोर्स करे किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। If turn is equal to I and Pi repeatedly re-enters its critical section without updating turn, Pj could be stopped indefinitely. अब देखें, हमने उस एल्गोरिदम में पढ़ा कि turn is equal to I होगा तो Pi critical section में enter हो जाएगा। Let's suppose turn is equal to I हुआ और Pi critical section में enter हो गया। Now Pi repeatedly critical section में enter, already क्रिटिकल सेक्शन में एंटर है, लेकिन वो टर्न की वैल्यू को अपडेट ही नहीं करने दे रहा। जब वो टर्न की वैल्यू को अपडेट ही नहीं करने दे रहा, तो वो रिपीटेडली खुद ही क्रिटिकल सेक्शन में है। तो इसका मतलब है पीजे प्रोसेस तो स्टार्विंग में चला जाएगा, स्टॉप्ड इनडेफिनेटली, इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करने लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि वो वाला एल्गोरिदम बाउंडेड वेटिंग रिक्वायरमेंट के लिए भी फिजिबल नहीं है।
इट्स नॉट दैट फिजिबल। जो हमने टर्न वाला एल्गोरिदम पढ़ा जिसमें हमने टर्न को इंक्लूड करवाया, वो यहां भी इतना फिजिबल नहीं है। तो डेफिनेटली वी हैव टू मूव टूवर्ड्स अनदर सॉल्यूशन। हमने कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है जो इन तमाम प्रॉब्लम्स को कैटर कर सके। सॉरी। अब हम पीटरसन सॉल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं। मे बी अब पीटरसन सॉल्यूशन को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या वो क्रिटिकल सेक्शन वाले प्रॉब्लम को कैटर कर पा रहा है या नहीं। लेट्स सपोज टू प्रोसेस सॉल्यूशन है हमारे पास, हम उसी प्रॉब्लम को लेके चलते हैं। हमारे पास एक प्रोसेस लोड का है और एक प्रोसेस स्टोर का है, और दोनों एटॉमिक प्रोसेसेस हैं जो कि अनइंटरप्टेबल हैं, कैन नॉट बी इंटरप्टेड। ठीक है, तो अब टर्न तो हमारे पास है ये। अब दो शेयर्ड वेरिएबल्स हैं हमारे पास, शेयर टू वेरिएबल्स। बेसिकली वहां ये प्रोसेसेस जो थे एक ही शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, बेसिकली एक ही वेरिएबल शेयर कर रहे थे जो कि टर्न था। यहां ये दो वेरिएबल्स शेयर कर रहे हैं, एक टर्न है और एक फ्लैग है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि टर्न की फंक्शनैलिटी यहां क्या है और फ्लैग की फंक्शनैलिटी यहां क्या है। The variable turn indicates whose turn it is to enter the critical section. Already हम पढ़ चुके हैं, जो पिछले एल्गोरिथम में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यहां है। तो the variable turn जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि किसका टर्न होगा बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए। अब फ्लैग वेरिएबल क्या कर रहा है, इसे आपने गौर से देखना है। अगर कोई चीज समझ भी नहीं आ रही तो आप पॉज करें वीडियो को और आप उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। The flag array is used to indicate if a process is ready to enter the critical section. अब flag एक array है जो कि हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो एक प्रोसेस के बारे में ये इंडिकेशन दे कि क्या वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए रेडी है या नहीं। ये चीज आपने जहन में रखनी है। टर्न तो वो शेयर्ड वेरिएबल है जो कि बेसिकली ये बता रहा है कि ये इस प्रोसेस की अभी बारी है, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस ने एंटर होना है क्रिटिकल सेक्शन में। फ्लैग वो वेरिएबल है जो कि एरे वेरिएबल है जो कि ये बता रहा है कि इफ अ प्रोसेस इज रेडी टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, क्या ये प्रोसेस रेडी है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए। अब फ्लैग ऑफ आई इज इक्वल टू अगर ट्रू होगा तो इसका मतलब यह है कि पी आई इज रेडी, क्योंकि आई इज बेसिकली फ्लैग ऑफ आई, इट मींस पी ऑफ आई। ठीक है, तो फ्लैग ऑफ आई अगर ट्रू है तो इट मींस कि पी ऑफ आई इज रेडी टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो हम इसे थोड़ा डिटेल से और देखते हैं, इसके एल्गोरिथम को देखते हैं और फिर उस एल्गोरिथम को हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। अब हमने देखना है कि फ्लैग ऑफ आई अगर ट्रू है, ठीक है, फ्लैग ऑफ आई ट्रू का मतलब ये है कि पी आई प्रोसेस बेसिकली रेडी है, पी आई प्रोसेस रेडी है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। लेकिन टर्न किसका है, जे का है। तो अगर टर्न जे का है तो फिर ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप क्रिटिकल सेक्शन में आ जाओगे, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फ्लैग ऑफ आई बेसिकली आपके पास फॉल्स हो जाएगा और आप रिमाइंडर सेक्शन पे आ जाओगे। हम इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, अब देखते हैं कि क्या करेक्टनेस ऑफ पीटरसन सॉल्यूशंस, हमने इसकी करेक्टनेस भी देखनी है। देखें, प्रूवेबल दैट द थ्री क्रिटिकल सेक्शन रिक्वायरमेंट्स आर मेट, हमने ये देखना है। तो जो हमने तीन सिनेरियोज बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन के देखे थे वो हमने देखने हैं कि हमारे पास यहाँ ट्रू हो रहे हैं। सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन थी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको ये कह रही थी कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई और प्रोसेस इस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ सकता। पी आई एंटर्स क्रिटिकल सेक्शन ओनली इफ फ्लैग ऑफ j इज इक्वल टू फॉल्स। पी ऑफ आई तब ही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है जब फ्लैग ऑफ j इज इक्वल टू फॉल्स। फ्लैग ऑफ j इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब ये है कि बेसिकली j प्रोसेस जो है वो वेट ही नहीं कर रहा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, और ये कंडीशन अभी तक खत्म नहीं हो रही। और टर्न इज इक्वल टू i, p ऑफ i क्रिटिकल सेक्शन में इसीलिए है कि टर्न बेसिकली i का है। तो पिछले एल्गोरिथम को यहां जरा समझने की कोशिश करें कि दो कंडीशन में से अगर, क्योंकि और है ना, तो और का मतलब इन दोनों कंडीशन में से कोई भी अगर ट्रू हो गया तो P ऑफ I क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है, तभी एंटर हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ आ रही तो प्लीज पॉज करें और जरा गौर करें इन कंडीशंस पे और पिछले एल्गोरिथम के साथ उसे कंपेयर करें। मैंने एल्गोरिथम पे टाइम भी इसलिए ज्यादा नहीं गुजारा क्योंकि वहां में भी
आपको प्रॉपर तरीके से समझ ना आ रही हो, तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में चीजें मौजूद हैं। प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। अगर आप देखें तो आपकी प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई हो गई है। आप किसी को इंडेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट भी नहीं करवा रहे, और आपकी बाउंडेड रिक्वायरमेंट भी सॉल्व हो गई हैं, क्योंकि आप इतना वेट नहीं करा रहे किसी प्रोसेस को, ठीक है, कि वो इंडेफिनिट टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करे। टर्न और फ्लैग की गेम है सारी की सारी। तो होपफुली आपको पीटरसन सॉल्यूशन की समझ आ गई होगी। इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। हम आगे बेसिकली इसको और एलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे। इसमें फर्दर कुछ ऐसे केसेस हैं जिसे सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक्स एनफ नहीं है। तो डेफिनेटली हमने म्यूटेक्स पे जाना है, हमने सेमाफोर्स पे जाना है, हमने काफी सारी और टेक्निक्स करनी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।